नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वेलनेस वीकेंड लेकर हाजिर हैं हम, जहां आपकी सेहत की बात हम लगातार कर रहे हैं। कैसे आप अपना रखें ख्याल, ये आप लगातार जान रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने डॉक्टर्स लगातार जुड़ रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे अपना ख्याल रखना है। और अब हमारे इस खास सेशन में बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं, जो आपको ये बताएंगे कि आज की दिनचर्या में, आजकल के माहौल में, आजकल के एनवायरनमेंट में जब पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, तो कैसे आप अपने लंग्स का ख्याल रखें, कैसे सांस की तकलीफों को आप दूर करें, और लंग्स की ये तकलीफें कितनी बड़ी हो सकती हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीसी खिलनानी। चेयरमैन है PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन एंड डायरेक्टर रिसर्च। फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं, फॉर्मली एम्स से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और खास परिचय मैं सर का दे दूं, मेंबर हैं WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, तालियों के साथ एक बार स्वागत करिए। धन्यवाद। लंग्स की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत जानकारी के साथ हो जानी चाहिए। कैसे परखें सर हम, हमारे लंग्स कितने हेल्दी हैं? नहीं, परखने का तो हम सबको पता है। जैसे अक्टूबर का महीना आता है तो आप किसी को बोलेंगे कि यार मेरा गला ख़राब हो रहा है, नाक बह रही है, खांसी हो रही है रात को, और जो है ना छाती में बड़ा टाइट सा रहता है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। वो कहेंगे वो तो मुझे भी हो रहा है। और ऐसा हो गया है दिल्ली में कि सभी लोग कहते हैं कि भाई ये तो होना ही है, फेट अकम्प्ली जिसको फ्रेंच उसमें कहते हैं। तो ये तो क्योंकि हमारे लंग्स जो हैं वो हवा हम लेते हैं 10,000 लीटर रोज़ हमारे अंदर हवा जाती है। तो हवा में अगर कोई प्रदूषण जाता है या कोई फॉरेन बॉडी जाती है तो उसका अपना असर होगा। तो मैं डायरेक्टली उस पे आता हूँ कि वायु प्रदूषण पे। तो 1000 साल पहले प्रदूषण नहीं था, साफ हवा सब लोग लेते थे। और 1952 तक इसका पता भी नहीं था कि एयर पोल्यूशन कोई चीज़ होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था खूब, जो है ना। तो 1952 में लंदन फॉग हुआ, क्योंकि वहाँ डेटा कलेक्ट होता था। तो 12,000 एक्स्ट्रा डेथ्स हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो उन्होंने देखा ये क्या हुआ, ये 12,000 लोग क्यों मर गए ज़्यादा, जितनी डेथ्स उस टाइम पे होनी चाहिए थी। तो पता चला कि ये एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे लंदन में और इंग्लैंड में कोल का बहुत यूज़ हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, कोल हो रहा था। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। भारत की बात करें तो आज़ाद हुआ 1947 में, गाड़ियाँ चलने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए, 2 व्हीलर चलने लग गए, हर जगह छोटी छोटी फैक्ट्री लगने लगी। तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारी 32 साल। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे वी आर 72। तो फिर यहाँ पर जो है ना, भाई हमें पता ही नहीं चला कि कब वायु प्रदूषण ने हमारी सेहत को इतना ख़राब कर दिया कि लेट 80s और 91 की बात करें आपको, अगर हम मेरी उम्र के भी बहुत लोग हैं यहाँ पर, तो दिवाली जब होती थी तो कोई तारा आसमान कुछ नहीं दिखता था। जो लोग बाहर से आते थे वो कहते थे हमारी शाम को आंखें जलती हैं, हमारी स्किन में इचिंग होती है, खांसी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से वायु प्रदूषण का किस्सा शुरू हुआ। मैं क्विकली आता हूँ कि आप जो सोचते हैं कि भाई AQI, सुबह उठते ही आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी पे हर न्यूज़ के अंत में बताते हैं कि भाई अब आज AQI 200 है। कि आप लोगों कितनों को पता है कि AQI कैसे बनता है, ये मेजरमेंट कहाँ से आता है? आपको 2 चीज़ पता है, एक तो PM 2.5 और एक AQI। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी 11 मेंबर की, मैं उसका हिस्सा था। डॉक्टर मुकेश शर्मा IIT कानपुर के उसके चेयरमैन थे। हम सब ने बैठ के कहा कि हमें एक मेजरमेंट चाहिए। तो उसमें पैरामीटर्स जो लेते हैं वो PM 2.5 या PM 10, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, लेड, ये सब पैरामीटर के अलग अलग स्ट्रेंथ देके एक पैरामीटर निकलता है जिसको हम AQI कहते हैं। फिर उस हिसाब से हमने कहा कि ये हैज़ार्डस है या वेरी पुअर है, जैसे 500, 400, 300, 200। PM 2.5, बस मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। PM 2.5
कणों का नाम होता है, पार्टिकल्स का नाम होता है, जो कि एरोडायनेमिक डायमीटर से होता है। इसका मेजरमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो PM10 से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नाक की जो मैकेनिज्म होती है वो रोक देता है उसको। उससे छोटे पार्टिकल्स वो लंग के अंदर चले जाते हैं और फिर वो खांसी करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि जो PM2.5 होता है वो फेफड़े के सबसे निचले हिस्से में जाता है और वो ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे जैसे इसमें शोध हुआ, रिसर्च हुई, तो उसके बाद पता चला कि एक और भी पार्टिकल्स होते हैं, अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर, जिसकी की बात नहीं होती क्योंकि वो यूजुअली मेजर रिसर्च के लिए किया जाता है। लेकिन ये पार्टिकल्स होते हैं 0.1 माइक्रोन और उससे छोटे, जो कि लंग को पार करके एल्वेलस के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं और फिर वो हार्ट अटैक करते हैं, ब्रेन अटैक करते हैं, किडनी को असर करते हैं, इंटेस्टाइन को असर करते हैं। तो ये जो इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो लंग को आसानी से पार करके हमारे ब्लड में चले जाते हैं। तो इनके अलग अलग तरह के असर होते हैं। मैं अभी आप जब पूछेंगे मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि अभी तो मुझे आपसे ये जानना है कि हम 3 महीने तो अपने आप को बहुत समझदारी के साथ रखते हैं, 3 महीने हम बहुत पैनिक मोड में चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पोल्यूशन हमें दिख रहा है, हर जगह हमें धुंध दिखती है। रोज हम AQI की बात करते हैं, रोज हम बताते हैं कि अब ये वाला लेवल लागू हो गया, ये वाला लेवल लागू हो गया, लेकिन बाकी जो महीने हैं क्या उनमें भी पोल्यूशन इतना ही रहता है और तब भी हमें इतना ही सजग रहने की जरूरत है? हाँ, तो देखिए, जो PM2.5 की बात करें तो जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो 200, सवा 200, 250, इन दिनों 80 होगा, 100 होगा। तो समराइज करूं तो जो WHO जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो PM2.5 की सेफ लिमिट है 5 एनुअल एवरेज, और 15 किसी हो जाए तो भी वो एक्सेप्टेबल है, पर एनुअल एवरेज 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो इस समय हमारा AQI जो 150 या 100 या 125 या इवन 80 भी है वो सेफ नहीं है। वो इसलिए इसलिए कि जो हर 10 माइक्रोन PM2.5 के बढ़ने से मोर्टेलिटी 0.61% बढ़ जाती है, 0.61 ईयर्स। तो अगर 100 है, 100 बढ़ी है, तो इसका प्रमाण हमारे पास है। अक्टूबर 2024 में जो शिकागो स्टडी आई थी, तो हर भारतीय का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन काल कहते हैं, बर्थ पे, वो 5.3 साल कम हो जाता है और दिल्ली वालों का 11.9 साल कम होता है। वो इसलिए कम होता है कि जो एक्चुअली जो सेफ लिमिट जो WHO बोलता है 5 माइक्रोन की, वो तो हम कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और जो हम इन दिनों सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन इज नॉट एन इशू, इट इज़ अ वेरी बिग इशू इवन अभी भी। और ये सिर्फ ब्रोंकाइटिस या अस्थमा या नहीं करता, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग का कैंसर करता है, ये शरीर के हर अंग का कैंसर करता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, देश को बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लंबी सांस लेता हूँ, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि उस शहर का मुझे कुछ पता लगे कि क्या है। लेकिन कानपुर कह लो, कलकत्ता कह लो, मुजफ्फरनगर कह लो, यूपी के सारे स्टेट कह लो, सब जगह वायु प्रदूषण बहुत ख़राब है। और ये एक देश की समस्या है। दिल्ली की एक प्रिकेरियस सिचुएशन यहाँ की ज्योग्राफी की वजह से। एक तो दिल्ली में जो व्हीकल्स हैं वो बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता की मिला लें तो उससे भी ज़्यादा है। पर सिर्फ नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ व्हीकल्स की वजह से, हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि जो वायु प्रदूषण यहाँ आता है वो यहीं रुक जाता है। और ये भी गलत है कहना कि वायु प्रदूषण सिर्फ व्हीकल से होता है, ऐसा नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन होता है करीब 20 से 30%, उससे कम भी होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे होते हैं। दिल्ली का प्रदूषण काफ़ी बाहर से आता है। जितने भी ये कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अफ़गानिस्तान से भी, पंजाब से भी,
सारी यूपी से भी जब हवा का रुख इस तरफ होता है तो दिल्ली में आके वो रुक जाता है। आपने देखा होगा कि सुना होगा, अखबार में सुबह पढ़ते हैं कि आज प्रदूषण कम हो गया क्योंकि हवा तेज चली या बरसात आ गई, है ना। तो वो जब मुंबई में एयर पोल्यूशन कम होता है, उनके पास समंदर है, वहाँ हवा चलती है, खूब हवा चलती है, तो वहाँ चला जाता है। दिल्ली की सिचुएशन ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है, समाधान है, लेकिन उसकी बात करेंगे जब आप पूछेंगे। नहीं, अब समाधान पर ही आ जाते हैं, क्योंकि अभी एयर प्यूरिफायर घर में लगा लिया तो हमें लगता है कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक रहेगा, हमें अच्छी हवा मिल रही है। क्या यही एक समाधान है या ये समाधान काफ़ी है हमारे लिए? ये समाधान बिल्कुल काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें समझना होगा कि एयर प्यूरिफायर क्या चीज़ होती है। एयर प्यूरिफायर एक फ़िल्टर होता है जो कि हवा को अंदर लेता है और एक फ़िल्टर करके बाहर बाहर आती है। और आपने देखा होगा कि एयर प्यूरिफायर बताते हैं कि भाई 212 है PM 2.5, और आप सुबह उठते हैं तो उसमें 25 होता है, तो आप बड़े खुश होते हैं कि रात को मैंने बहुत अच्छी हवा ली, तो मेरे को बिल्कुल गला ख़राब नहीं है, मेरे को खांसी नहीं है। लेकिन एयर प्यूरिफायर कार्बन मोनोऑक्साइड को तो नहीं रोकता, गैसेस को तो नहीं रोकता। और दूसरा ये है कि एयर प्यूरिफायर यूज़ करने की एक मर्यादा होती है। मर्यादा मतलब कि एयर प्यूरिफायर एक तो 24 घंटे ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हम गर्मियों में AC यूज़ करते हैं बिजली बचाने के लिए, जब यूज़ करते हैं रूम तो AC ऑन कर देते हैं। एयर प्यूरिफायर हमेशा ऑन रहना चाहिए, दरवाजे खिड़कियाँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर बार बार चाय के लिए, खाने के लिए दरवाज़ा खुलता है तो वो बराबर हो जाता है, बाहर तो लेकिन निकलना पड़ेगा। बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ आपको डराने के लिए कि अगर WHO, जिसका कि मैंने आपने बताया कि मैं मेंबर हूँ, वो इसको बिल्कुल नहीं मानता कि इससे हेल्थ इम्प्रूव होती है, एयर क्योंकि प्यूरिफायर से? जी हाँ, बिल्कुल वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि उससे कोई हेल्थ इम्प्रूव होती है, क्योंकि हमारे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो सिर्फ PM 2.5 से नहीं होते। जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और वो नहीं रुकते इससे, एयर प्यूरिफायर से। तो वो तो आप लेंगे ही, जो गैसेज हैं वो आपके अंदर जाएंगी ही। और फिर भी मैं कहूँगा कि एयर प्यूरिफायर किसको यूज़ करना चाहिए? जिसको सीवियर लंग की डिजीज़ हो, जो ऑक्सीजन पे हैं, जिनको सीवियर एस्थमा हो, हमेशा नेबुलाइजेशन पे रहते हैं, और वो लोग जो कमरे में ज़्यादा टाइम बंद करके रह सकें। अब गर्मियों में आप एयर प्यूरिफायर अगर चलाना चाहते हैं तो आपको फिर AC भी चलाना पड़ेगा, वो भी क्लोज सर्किट। उसमें प्रमाण कोई नहीं है कि ये कोई मदद करता है। तो मैं आपको डिप्रेस नहीं करना चाहता, आप यूज़ करना चाहें बिल्कुल करें, लेकिन उसका नुकसान भी होते हैं। अगर आप फ़िल्टर प्रॉपरली चेंज नहीं करें, उसमें ही फंगस इकट्ठा होता है। AC की तरह एयर प्यूरिफायर भी ओजोन प्रोड्यूस करता है। तो ये नफ़े और नुकसान के बीच की बात है। तो सारे घरों में एयर प्यूरिफायर चलता है, मेरे घर के अलावा, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी भिन्न है। लेकिन सर, सांस तो लेना है, जीना तो हमें इसी इन्वायरमेंट में है। हम एयर प्यूरिफायर अपने घर के अंदर लगा लेंगे, लेकिन बाहर निकलना है, काम पर जाना है। ऐसे में अपने लंग्स का ध्यान हम कैसे रखें, क्या सावधानी बरतें जो समस्याएं कम से कम हो? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जब पीक ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे नवंबर में दिवाली के टाइम पर, जब AQI 400 होता है, 500 होता है, सब लोग खांसते रहते हैं, निमोनियाज बहुत होते हैं, ICU एडमिशन बढ़ जाते हैं, उन दिनों आप क्या कर सकते हैं, है ना। एक तो ये है कि जो लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जिस समय स्मॉग होता है सुबह, आप सोचते हो कि मैंने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ लगा ली और बहुत अच्छी मेरी सेहत हो गई, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो एयर इनटेक होती है वो 5 गुना हो जाती है। एक तो ये बात। दूसरा, जब आप दौड़ लगाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आप मुंह खुल जाता है। मुंह खुलते ही आपका जो नाक का फिल्टर है वो बाईपास हो जाता है, हवा फिर मुंह से जाती है, डायरेक्ट लंग में जाती है, बिना बिना फिल्टर के। और इसका भी मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाण बताऊंगा कि इंग्लैंड में एक बहुत एलिगेंट स्टडी हुई थी कुछ साल पहले। उन्होंने पॉपुलेशन को, हेल्दी पॉपुलेशन को, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जहाँ पर डीजल व्हीकल्स बहुत चलती हैं,
वहाँ पर 2 घंटे वॉक कराया, फिर उनके लंग फंक्शन पहले किए और बाद में किए। तो ये देखा कि उनके जो स्पायरोमीट्री हम करते हैं ना, आपको पता होगा कि फूंक मार के करते हैं, तो उनके लंग फंक्शन 2 घंटे बाद किए तो कम हो गए। और उनके कुछ ब्लड टेस्ट भी किए और उनके जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हम कहते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, और उनका स्प्यूटम भी एग्जामिन किया तो उसमें भी चेंजेस थे। उन्हीं लोगों को फिर उन्होंने हाइड पार्क वहाँ का एक बहुत बड़ा पार्क है लंदन का, वहाँ 2 घंटे वॉक कराया, तो उनका जो लंग फंक्शन इम्प्रूव हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी पॉल्यूटेड एरिया में एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग फंक्शंस कम होते हैं, आपके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स सिक्रेट होते हैं। तो ये एक कारण, ये एक प्रूफ है क्यों हमें ब्रोंकाइटिस होती है, क्यों हमें हमारा एस्थमा बढ़ जाता है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था काफ़ी साल पहले, 30-40 साल हो गए, तो जो COPD होता है, जो कि अब 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, वो ये पढ़ाया जाता था कि 90% से ज़्यादा स्मोकर्स में होता था। तो जो स्मोकिंग नहीं करते उसमें हम COPD सस्पेक्ट भी नहीं करते थे। डॉक्टर सस्पेक्ट करता है ना इसको ये बीमारी, भाई सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, तो आपको COPD तो नहीं हो सकता, लंग कैंसर भी नहीं हो सकता। लेकिन आज 50% ऑफ COPD is because of air pollution, indoor air pollution and outdoor pollution. 40% of lung cancer in India is because of air pollution. तो उस मुद्दे पे आता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें उस पीक एयर पॉल्यूशन के दौरान आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जब धूप आती है उस समय इन्वर्जन हो जाता है, जो एयर पॉल्यूशन जो सतह पे रहते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। दैट इज़ द टाइम यू, मतलब सब नहीं कर सकते, जो रिटायर्ड हैं वो जा सकते हैं, संडे के दिन जा सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। अब बात करें मास्क की, तो कोविड के टाइम पर हमने बहुत टीवी चैनल पे, हर चैनल पे मैं गया कि आप कपड़े का मास्क बांध लें, सर्जिकल मास्क बांध लें, फटा पुराना कपड़ा भी बांध लें, अपने आप को बचाएं और दूसरों को बचाएं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मास्क है ये एयर पॉल्यूशन से बिल्कुल नहीं बचाता, जो नॉर्मल मास्क होता है, जो 3 प्लाई नीले रंग का मास्क होता है, या आप रुमाल बांध लेते हैं कुछ लोग, उससे नहीं होता। अगर आपको यूज़ करना है तो एक KN99 मास्क होता है, या फिर N95 मास्क, वो अगर आप प्रॉपरली बांध के चलेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, स्पेशली जो लोग, लेकिन उससे घुटन होती है, क्लास्ट्रोफोबिया होता है, उसको पहन के आप दौड़ नहीं लगा सकते। वॉक करेंगे तो वॉक करने में मज़ा नहीं आएगा आपको। लेकिन जिनको ये एस्थमा की तकलीफ़ है, जो एल्डरली हैं, जिनको हार्ट की तकलीफ़ है, उनको सलाह है कि वो N95 मास्क लगा के और उसको यूज़ कर सकते हैं। WHO इसको भी नहीं मानता, मास्क को भी नहीं मानता फॉर एयर पॉल्यूशन। वो उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न है क्योंकि मैं उन मीटिंग्स में अटेंड करता हूँ, क्योंकि उनकी जो स्टडी है एयर पॉल्यूशन की, हमने अभी बच्चों की बात नहीं करी, बच्चों पर क्या असर पड़ता है, तो उनकी जो स्टडी होती है वो PM2.5, जैसे कैलिफोर्निया में अगर 12 हो गया ना तो वहाँ पैनिक हो जाता है। हम तो 100 पे वैसे ही चल रहे हैं, तो उनकी स्टडी 200 पे हुई नहीं है, इसीलिए उनकी सोच ये है कि मास्क यूज़फुल नहीं है। पर मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि N95 मास्क ज़रूर कुछ प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि हमारा PM2.5 बहुत हाई है। अब बच्चों का जिक्र आपने कर ही दिया है सर, तो बता ही दीजिए कि छोटे बच्चे, उन पर पोल्यूशन का क्या असर पड़ता है। तो जैसे मैं, आप समझ सकते हैं मेरे सफ़ेद बालों से कि मैं 40 साल से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दिल्ली शहर में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, तो नेबुलाइजेशन मशीन बहुत रेयर होती थी। लोगों को कहो ना कि नेबुलाइजेशन मशीन यूज़ करना, तो वो कहते हैं ये क्या होता है भाई, और कोई नेबुलाइजेशन मशीन यूज़ कर रहा है तो बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब उसको बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। आज जो है ना हर घर में नेबुलाइजेशन मशीन है। वो इसलिए कि दिल्ली का हर तीसरे बच्चे को सीवियर अस्थमा है, और वो इनहेलर लेना, और पुराने ज़माने में 30 साल पहले इनहेलर किसी को दो तो वो नाराज़ हो जाते थे कि नहीं इसकी आदत पड़ जाती है तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। लेकिन बच्चों की बात मैं आपको बताता हूँ कि
करीब 30-35 साल पहले एक स्टडी हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। डॉक्टर पांडे मेरे मेंटोर, मेरे टीचर मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, उनके उसमें हमने एक ईस्ट ऑफ कैलाश में एक स्कूल के बच्चों की, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की लंग फंक्शन किए थे, और सिमिलर स्कूल तिरुपति में एक स्कूल आइडेंटिफाई करके, तो ये उसका रिजल्ट ये था कि दिल्ली के बच्चों के लंग फंक्शन तिरुपति के बच्चों से पुअर थे। विदेशों से भी ये काफ़ी स्टडीज़ है, मैं वो कोट नहीं करूँगा, कि जो बच्चे एयर पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं उनके लंग फंक्शंस पूरे होते हैं। एक तो ये बात। एक स्टडी 2024 में आई थी, उन्होंने बच्चों की, यंग बच्चों की मैथमेटिक्स की और रीडिंग कैपेबिलिटी वो कोरिलेट करी थी PM 2.5 से, और ये पब्लिश स्टडी है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में। जो 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 बच्चे एक्सपोज हुए थे ज़्यादा PM 2.5 से, उनकी रीडिंग कैपेसिटी और मैथमेटिक्स करने की कैपेसिटी कम थी। मतलब यह है कि बच्चों की न सिर्फ ग्रोथ, लंग ग्रोथ अफेक्ट करती है, बट उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है उन पे भी असर पड़ता है। और एस्थमा, मैंने आपको बताया कि 1/3 ऑफ डेली चिल्ड्रन हैव एस्थमा, द वर्ल्ड इंसिडेंस इज 5 to 10%। ऑडियंस के सवाल से ले लेते हैं। बहुत सारे मिथ हैं और आज के इस पोल्यूशन के दौर में बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में होते हैं। जो सवाल पूछना चाहता है पूछ लीजिए। सर, कोविड के टाइम पे सब ने स्टेरॉइड्स लिए थे जी। तो वो हमारी मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को वो अफेक्ट कर रहे हैं, और अब तक हम उसके रिएक्शंस देख रहे हैं। तो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं? तब तो वो यूज़फुल थे स्टेरॉइड्स लेना, पेशेंट ठीक हो रहा था सब चीज़, लेकिन अब उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो एकदम एक्सट्रीम लेवल के आ रहे हैं। ये हाँ ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कोविड जो है ना, हमारे कोविड प्राइमरीली लंग की बीमारी है, और कोविड में स्टीरॉयड वर लाइफ सेवर्स, और उन्होंने नुकसान भी किया, बहुत फंगल इन्फेक्शन भी किए, और ICU प्रैक्टिस में कोविड स्टीरॉयड्स की बड़ी वैल्यू थी। पर जो आप कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो लंग्स की जो प्रॉब्लम हुई है, नेमली एस्थमा या ब्रोंकाइटिस या सांस का फूलना या लंग फाइब्रोसिस, वो पर से स्टीरॉयड्स की वजह से नहीं थी। वो कोविड, पोस्ट कोविड जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये उस वजह से, हाँ, अगर किसी ने स्टीरॉयड का जो डोज प्रिस्क्राइब्ड था कोविड टाइम पे, वो 1 से 2 हफ्ते का ही था। किसी ने अगर प्रोलॉन्ग लिए हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बाकी डायरेक्टली स्टीरॉयड इफेक्ट नहीं था। अगला सवाल जी, हेलो सर, माई सेल्फ सजल राणा। सर, मेरा सवाल था कि जैसे हम स्मोकिंग करते हैं तो क्या उसका जो डैमेज हो रहा है लंग्स पर वो रिवर्सेबल होता है या नहीं होता है, और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? ये आपने इस सवाल के लिए आधा घंटा चाहिए जवाब देने के लिए, लेकिन तो जो स्मोकिंग करते हैं, एक तो मैं डेटा के बिना बात नहीं करता, इसलिए जो 21 साल की उम्र में अगर स्मोकिंग करता है और स्मोकिंग करता रहता है, उसका जीवन काल 10.9 साल कम हो जाता है। उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ब्रोंकाइटिस होती है, COPD मैंने कहा जो 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, उसका प्राइमरी कॉज स्मोकिंग होता है। और अगर आपने सपोज 20 साल स्मोकिंग करी और आपको COPD हो गई, या आपके लंग फंक्शन 100 की जगह 70% पे पहुंच गए, अगर आप स्मोकिंग बंद कर देंगे तो वो 70 से 100 पर कभी नहीं आएंगे। 70 से 75 हो जाएंगे, हो सकता है 80 हो जाए, लेकिन अगर स्मोकिंग करते रहेंगे तो 70 से 60 फिर इस तरह से कम होते जाएंगे। तो COPD की बात करें तो अगर आप स्मोकिंग बंद नहीं करते और दवाइयाँ खूब खाते हैं तो आपके लंग फंक्शन गिरते ही जाएंगे। कोई भी दवाई अब तक नहीं बनी COPD की जो कि लंग फंक्शन को इम्प्रूव कर सके, सिर्फ स्मोकिंग बंद करने से ही होती। और किसी का सवाल? Hello sir, my name is Preeti. My question to you is, what all preventive measures can an individual take to prevent asthma? So asthma is basically genetic disease. It is transmitted by genes. ये इसको एलर्जिक टेंडेंसी कह सकते हो, या जीन्स के ज़रिए, या एक बस टेंडेंसी माने तो
उस आप अपने पेरेंट्स को तो नहीं बदल सकते, वो तो उन्होंने आपको जन्म दे दिया, आपको एलर्जिक टेंडेंसी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि आपको एस्थमा है। हम खुद ही डॉक्टर्स हैं जो एस्थमा का डायग्नोसिस पता होते भी बताने में भी झिझकते हैं, क्योंकि पेशेंट अपने कागज़ उठा के दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा कि भाई मेरे को एस्थमा कैसे हो सकती है। नंबर एक बात तो ये, एक तो एक्सेप्ट करना कि एस्थमा है। उसके बाद जो आपने प्रिवेंशन की बात करी, तो उसके लिए तो अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स। अब एस्थमा के ट्रिगर्स 3 सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो एयर पॉल्यूशन है, एक आपके पॉलन्स हैं जो हाउस, और तीसरे होते हैं हाउस डस्ट माइट्स, जो ये कारपेट के नीचे डस्ट होती है, पुरानी डस्ट होती है, या गद्दों के नीचे या पर्दे के नीचे, पुरानी किताबों पे, या कपड़े हम सर्द गर्मियों में रख देते हैं उनको निकालते हैं, उसमें माइट्स होते हैं। उसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो ट्रिगर्स होते हैं। तो आप अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उसका प्रॉपर इलाज करें तो एस्थमा कोई बीमारी नहीं मानी जाती, इसको टेंडेंसी मानते हैं। और बहुत सारे लोग पीटी उषा एंड बेकम, आपने इन सब के तो नाम सुने ही होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, ये सारे एस्थमेटिक्स, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत ही अपने कीर्तिमान हासिल किए, तो क्योंकि उनकी एस्थमा बेटर कंट्रोल थी। अगर एस्थमा कंट्रोल नहीं होगी तो फिर वो प्रोग्रेसिव होती है। सवाल सर, ये लंग्स इन्फेक्शन के कारण क्या ये जो टीबी भी कॉज कर जाती है, सॉरी, ये ट्यूबरकुलोसिस ये भी कॉज करती है लंग्स इन्फेक्शन के कारण, तो इसमें उसका एक्चुअली क्या रोल है सर? किस तरह प्रिवेंट करें और क्या रोल है? तो ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम मानी जाती है, और सबको पता है कि 1943 के पहले इसका कोई इलाज भी नहीं था और सैनिटोरियम में होती थी। लेकिन आज की बात करें तो इसका इलाज मुफ्त भी मौजूद है, डायग्नोसिस भी मुफ्त मौजूद है, और 6 महीने के अंदर इसका क्योर भी हो जाता है। और टीबी 2 तरह की होती है, एक तो लंग की टीबी होती है और लंग के बाहर की टीबी होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, लिम्फ नोड्स की या ब्रेन की, बोन्स की, स्किन की, नाखून और बालों को छोड़ के किसी जगह की भी टीबी हो सकती है। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 तक उन्मूलन कर देंगे ट्यूबरकुलोसिस का, और WHO ने बोला है कि 2030 तक इरेडिकेट कर देंगे। वो इरेडिकेट करने का तरीका ये है कि आप टीबी का डायग्नोसिस करें, जो कि स्प्यूटम एग्जामिनेशन या दूसरे तरीके होते हैं उनसे होता है, और अगर आप हर मरीज़ का डायग्नोसिस करें, ये फैलता कैसे है, ये सांस के ज़रिए फैलता है, खांसी के ज़रिए। जो टीबी का मरीज़ होता है वो कीटाणु फेंकता रहता है। अगर आप सोचें कि सपोज इस भारत में 1 करोड़ टीबी के पेशेंट हैं, आप 1 करोड़ का ही अगर डायग्नोस करके सबका इलाज कर देंगे तो टीबी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी हम इससे दूर हैं। जब टीबी लंग्स की होती है और वो प्रॉपरली अगर टाइम से डायग्नोस नहीं हो तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, और फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि वो लंग का हिस्सा काम का नहीं रहता, जैसे चोट लगती है स्कार हो जाता है। तो मैं नहीं सोचता क्या आप पूछना चाहते हैं, लेकिन टीबी जो है ना वो हर जगह होता है कि 2 हफ्ते खांसी हो तो आप अपना बलगम चेक कराएं। तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इज द। इस मन से कोशिश की आपके सारे सवालों के जवाब मिले, और हम तो सिर्फ वीकेंड पर वेलनेस की बात कर रहे हैं। आप हमेशा अपना ध्यान रखिए, और जो बात डॉक्टर साहब ने हमें बताई है कि अपने लंग्स को आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं और किन किन बातों से बच सकते हैं, क्या मिथ्स हैं जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू।